तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी कहानी उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें दिखाया जाएगा हमारे हीरो किंशु की कहानी। किंशु की बात की जाए तो असल में वो सन ऑफ गॉड है, यानी कि उसके एंसेस्टर जो थे वो एक गॉड थे, लेकिन किंशु की फूटी किस्मत हो जाती है क्योंकि उसके पास असल में पावर ही नहीं थी। था तो असल में सन ऑफ गॉड लेकिन बिना कल्टिवेशन पावर के, जिस वजह से उसको बुली किया जाता था। ये चीज किंशु को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो कई बार कोशिश करता था कि कल्टिवेशन पावर हासिल कर सके, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता था। पर एक दिन उसकी किस्मत अचानक से बदल जाती है। उसके हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो उसको कल्टिवेशन पावर वापस हासिल करने में हेल्प करती है। और जब से किंशु के पास वो चीज आई थी तब से वो कल्टीवेशन पावर को समझने लग जाता है। अब किंशु की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको वापस से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और जैसे उसके एंसेस्टर गॉड हुआ करते थे उसको भी गॉड बनना है, ताकि जो लोग भी उसको बुली करते हैं, जो लोग भी उसकी बेइज्जती करते थे, उन सब का वो बदला ले सके और दुनिया को दिखा सके कि वो कोई लूजर नहीं है। ये जर्नी किंशु के लाइफ के ऊपर होने वाली है, जहां वो एक कमजोर इंसान से एक पावरफुल गॉड बनेगा। वो 9 हेवेंस तक के जाएगा और 9 हेवेंस का भी लीडर बनेगा। तो चलिए बिना ज्यादा और इंट्रो दिए हुए हम इस कमाल की सीरीज को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो सीरीज की शुरुआत में हमें अपर रेल्म का सीन दिखाया जाता है। यहाँ का मौसम जो था वो बिल्कुल ही खतरनाक सा लग रहा था और इसी खतरनाक मौसम के बीच में एक बंदा बैठा होता है जो कि होता है एक एम्पायर, एक गार्डियन कर रहा था एक कमाल के गेट की, जिसको अर्थ गेट कहा जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर इस गेट के जरिए अपर रेल्म से सीधा अर्थ पर, जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं ना, वहाँ पर जाया जा सकता है। तो उसी गेट की वो गार्डियन कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बंदे आकर पहुंच जाते हैं जो उस एम्पायर के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। वो से कहने लग जाती है कि करीब तुम ना 30,000 साल से इस गेट को गार्डियन कर रहे हो, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। आज यहाँ पर अर्थ गेट खुलेगा और हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे और उसके बाद सारी की सारी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में ले लेने वाले हैं। देखते हैं कि तुम हमें यहाँ पर रोक पाते हो या नहीं रोक पाते हो। तो ये सुनकर वो जो एम्परर था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि जरा आजमा कर तो देख लो कि तुम मेरा बाल तक पाका कर पाते हो या नहीं। तो ये सुनते साथ ही वो जो बंदे थे वो यहाँ पर उस एम्परर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो एम्परर उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। एम्परर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। उसने अकेले 3 बंदों को हैंडल किया था और तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर एम्परर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो इस चीज को देखकर वो जो तीनों बंदे थे वो एक ही साथ अपने अटैक को रेडी करते हैं और अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार कर लेते हैं ताकि उसकी मदद से एम्परर की जान ली जा सके। जब एम्परर को ये अटैक लगता है तो वो अटैक पूरा का पूरा वो खुद पर झेल जाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसने ये अटैक तो रोक दिया था। और अटैक रोकने की वजह से जितने भी बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है और इनकी पूरी तरह से हवा निकल चुकी थी। लेकिन इस चीज से वो जगह जो होती है वो पूरी तरह से तहस नहस होने लग जाती है। हर तरफ भूकंप सा आने लग गया था। वो लोग उसे कहने लग जाते कि एम्परर तुमने क्या किया, क्या कर दिया तुमने। जिसके बाद हम देखते हैं कि हो सकता है यहाँ पर वो जो अर्थ गेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया और उसके जरिए वो जो एम्परर है वो सीधा अपर रेल्म से जमीन पर आकर गिर गया। अब यहाँ पर से क्लियर तो नहीं बताया गया, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वो एम्परर जो था वही होगा गॉड जो अर्थ पर आकर गिरा होगा और यहाँ से उसकी जनरेशन हो सकता है कि आगे बढ़ी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं किंशु को जो कि सन ऑफ गॉड है। हो सकता है कि वो उसी गॉड के जनरेशन में से कोई हो जो कि अपर रेल्म से धरती पर गिरा था। अब चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन किंशु इसके पास कोई भी पावर नहीं है। ये बेचारा बिल्कुल कमजोर है और हमेशा बुली होता रहता है। इतना बड़ा टाइटल जो लिया इसने कि सन ऑफ गॉड होकर भी ये लूजर है, तो लोग तो वैसे भी इसका मजाक उड़ाने ही वाले थे। और यही चीज बेचारे किंशु को बर्दाश्त नहीं होती। वो यहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था जो कि हानयुन पीक होता है। ये इस पूरे के पूरे सेट का पूरे के पूरे इलाके का सबसे ऊंचा माउंटेन है और इसको पूरी तरह से चढ़कर इसकी चोटी पर जाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। पर ये किंशु ये काम करने के लिए तैयार था। वो हिम्मत करते हुए इस काम को कर रहा होता है। दूर से जब यहाँ पर सेक्ट वाले इस चीज को देखते हैं तो वो लोग हैरान हो चुके थे। किस तरह देखो तो ऐसा लग रहा है कि कोई हानयुन पीक को पूरा पूरा पार करने की कोशिश कर रहा है और ये तो अपना किंशु है। किंशु इतनी बड़ी मुसीबत कैसे मोल ले रहा है। उसके पास तो कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये पहाड़ के ऊपर नहीं जाएगा, सीधा का आसमान में ही चले जाएगा, उसकी जान चली जाएगी। यहाँ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना हम जैसे मामूली कल्टीवेटर की औकात नहीं है। अगर हम इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए लाइफ और डेथ का बैटल होगा। हम इसमें हार जाएंगे और हमारी जान चली जाएगी, लेकिन पहाड़ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और जरा इस किंशु को तो देखो, ये तो बिल्कुल एक मॉडल इंसान की तरह है। इसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, हमसे भी कमजोर है ये, लेकिन इसके सपने तो यहाँ पर सीधा पहाड़ को चढ़ने के। हम तो बस यहाँ पर यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ये गिरकर मारा ना जाए। लेकिन किंशु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो काफी कोशिशों के बाद आगे बढ़ता, लेकिन जैसे वो एक जगह पर हाथ रखता है वहां पर का एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और फॉर्मेशन एक्टिवेट होते साथ ही आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। एक भी पत्थर उसको लगा तो सीधा किंशु जाएगा पहाड़ के नीचे और उसका मरना तय है। पर किंशु हार मानने को तैयार नहीं। वो अभी भी यहाँ पर उन पत्थरों से बचते हुए पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। काफी हद तक वो ऊपर आ जाता है और पत्थर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। बस कुछ इंच बचे हुए थे। उसको पूरा करने के बाद किंशु पहुंच जाएगा इस पहाड़ की चोटी पे और वो जो करने आया था वो अपना मकसद पूरा कर लेगा। तो किंशु यहाँ पर हिम्मत करते हुए एक लंबी सी छलांग मारता है और छलांग मारते साथ ही सीधा सीधा वो आकर पहुंच चुका था पहाड़ की चोटी पर। जो कारनामा कल्टीवेशन पावर होने के बावजूद भी लोग नहीं कर पाते हैं, बिना कल्टीवेशन के भी किंशु ने कर दिखाया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, मैं फाइनली आकर पहुंच गया पहाड़ की चोटी पर, मैंने ये कर दिखाया। मैं बता नहीं सकता कि ये करके मैं कितना ज्यादा खुश हूँ।
जिसके बाद देखते ही देखते किंशु जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है। हालांकि उसके पास कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन 3 दिन पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसको एक खास चीज मिली है जिसका नाम है सुप्रीम दांतियान। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल एक गाइड है किंशु के लिए कि वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता है। किंशु के पास कोई ना मास्टर था ना कुछ ऐसा था जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज कर सके, लेकिन ये जो दांतियान है उसने किंशु की हेल्प की। दांतियान यहाँ पर किंशु को हर चीज के लिए गाइड करता है कि वो क्या करे तो कल्टीवेशन में वो इंप्रूवमेंट हासिल कर सकता है, क्या करे तो उसकी पावर बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पर किंशु जो इस पहाड़ को चढ़ रहा था, ये भी टास्क दिया था उसी दांतियान ने कि अगर किंशु अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर ये पहाड़ को क्रॉस कर लेता है ना, तो दांतियान समझ जाएगा कि किंशु के अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर हिम्मत और ताकत है कि वो कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकता है। ये छोटा सा टेस्ट लिया था उस दांतियान ने किंशु का, जिसमें किंशु पास हो गया। तो इस वजह से वो जो दांतियान होता है वो किंशु से कहने लग जाता है कि तुमने अपना टेस्ट पास किया ना, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। ये रिवॉर्ड होगा तुम्हारे कल्टीवेशन की शुरुआत, मैं तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन पावर को डालने वाला हूँ और इसके बाद तुम अपनी कल्टीवेशन को महसूस कर पाओगे। तो वो दांतियान जो था वो सीधा डाल देता है किंशु के अंदर कल्टीवेशन पावर को और यहाँ से शुरू होगी किंशु की कल्टीवेशन जर्नी। इससे पहले किंशु के पास कोई पावर नहीं थे, लेकिन अब वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर पाएगा, अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा, अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर पाएगा जिस तरह से एक नॉर्मल कल्टीवेटर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हो रहा था, आसपास का पूरा जो इलाका होता है वो एक अजीब से ऑरा से भर चुका था। ये ऑरा सारा जा रहा था किंशु के अंदर, जिसकी मदद से किंशु एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा के अंदर घिर गया होता है। जितने भी लोग ये चीज देखते हैं किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, यहाँ पर इतना मिस्टीरियस हेवन और अर्थ का ऑरा कहाँ से आया। ये ऑरा तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और जरा देखो तो ये ऑरा जा रहा है कहीं और नहीं बल्कि किंशु के अंदर जा रहा है। आखिर किंशु ने ऐसा कौन सा कारनामा करके दिखा दिया जो उसके अंदर वो इतना पावरफुल हेवन और अर्थ का ऑरा जा रहा है, अजूबा कर दिया उसने कोई। तो वहीं किंशु जो था वो बहुत ज्यादा खुश था कि अरे वाह, जिंदगी में पहली बार मैं कल्टीवेशन पावर को महसूस कर पा रहा हूं, कितना अच्छा लग रहा है ना उसको महसूस करके, जिसकी कोई हद नहीं है। बस आज से मेरी कल्टीवेशन की शुरुआत हुई है, अब मैं तो गॉड बन के दिखाऊंगा, जो मेरा सन ऑफ गॉड का टाइटल है ना उसको रियलिटी में अचीव करके दिखाऊंगा। तो दांतियान उसे कहने लग जाता है कि देखो, जैसे मैं तुम्हें कहता जाऊंगा तुम्हें वो करना है, जितना तुम हार्ड को काम कर पाओगे जो मैं तुम्हें आगे दूंगा उतनी ज्यादा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल करने के लिए। जो सुनकर किंशु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, अब तो मैं यहाँ पर किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास मेरा मास्टर है ना ये दांतियान, यही मुझे हर चीज में हेल्प करेगा और मैं सबकी वॉट लगा दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रिंसेस को देखते हैं जो बड़ी रफ्तार के साथ अपनी स्वॉर्ड पे बैठे हुए आगे बढ़ रही थी। वो उसी माउंटेन की तरफ जा रही होती है ताकि देख सके कि अजीब सा जो फिनोमेना क्रिएट हुआ था हेवन और अर्थ वाला, वो किसकी वजह से हुआ था। प्रिंसेस के पीछे उसकी जो आंटी होती है वो भी भागी भागी आ रही थी। वो उससे कहने लग जाती है कि प्रिंसेस प्रिंसेस रुक जाइए, इतने जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सेक्ट नहीं है, ये यूहा सेक्ट है, हमारा सेक्टर याओची सेक्ट है जहाँ पर आप हमेशा से रही हो और आप उस सेक्ट से बाहर भी नहीं निकली हो, तो नई जगह पर जाना वो भी इतनी जल्दी इतनी स्पीड से बेहतर नहीं होगा, आप रास्ता भी भटक सकती हैं। लेकिन प्रिंसेस तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहने लग जाती कि क्या आपको भी वो चीज नहीं देखनी कि आखिर ये जो फिनोमेना क्रिएट हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इस बात को जानने के लिए, इसलिए मैं जा रही हूँ उस पहाड़ की तरफ। लेकिन वो आंटी कहने लग जाती कि देखिए, हम जो इस मिशन पे निकले हैं ना, कि हमारा मिशन ये जानना नहीं है कि वो फिनोमेना क्रिएट क्यों हुआ था, हमारा मिशन तो ये है कि हम जा रहे हैं यूवा सेक्ट के अंदर ताकि वहां पर जो स्टोन कार्विंग्स है ना उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो हमारे मिशन जो है ना हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस तो सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थी। वो सीधा चली जाती है उसी माउंटेन के ऊपर जहाँ पर किंशु मौजूद है और उसने अभी इस पावर को हासिल किया था। तो जैसे वो यहाँ पर आता है, प्रिंसेस को देखकर वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे प्रिंसेस, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। प्रिंसेस से कहने लग जाती है कि किंशु, तुम यहाँ पर, तुम तो इस पहाड़ के ऊपर ही मौजूद हो ना, तो तुम्हें जरूर पता होगा कि अभी यहाँ पर जो स्ट्रेंज फिनोमेना क्रिएट हुआ था वो किस वजह से हुआ था, ऐसा क्या अजूबा हुआ यहाँ पर जो हेवन और अर्थ का ऑरा यहाँ पर आया। तो किंशु यहाँ पर अपनी सच्चाई तो नहीं बताता कि वो ऑरा उसी के अंदर से बाहर निकल रहा था। वो यहाँ पर बातों को घुमाते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो अभी यहाँ पर आया, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल मास्टर वगैरह होंगे जो अपनी कल्टीवेशन कर रहे होंगे, तभी उनके अंदर से इतनी खतरनाक पावर बाहर निकल कर आई थी जिससे ये फिनोमेना क्रिएट हुआ। तो प्रिंसेस कहने लग जाती है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि वो ऑरा था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई नॉर्मल बंदे की बात नहीं है कि इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा वो अपने अंदर से बाहर निकाले। बहुत अच्छा होता कि अगर मैं एक बार उनको अपनी आंखों से देख पाती। किंशु अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था अपनी तारीफ सुनकर। वो कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, आप कहाँ जा रही हो, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगी, क्योंकि मैं पहाड़ के ऊपर आ गया ना, मुझे नीचे उतरने में डर लग रहा है। तो प्रिंसेस कहती है कि हाँ ठीक है, आओ मेरे साथ मेरी स्वॉर्ड पे बैठ जाओ, हम दोनों एक साथ चलेंगे। पर वो जो प्रिंसेस की आंटी थी वो कहने लग जाती है कि बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम प्रिंसेस के बाजू में जाकर बैठोगे, तुम एक लूजर हो, तुम्हें यहाँ पर कोई हक नहीं कि तुम प्रिंसेस के साथ जाकर उनकी स्वॉर्ड पे बैठ जाओ। पर प्रिंसेस कहने लग जाती है कि नहीं आंटी, ऐसा नहीं कहते, किंशु तो वैसे भी कोई लूजर है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, आओ किंशु बैठ जाओ मेरे साथ मेरी स्वॉर्ड के ऊपर। किंशु तो बड़ा ही खुश था और जैसे वो स्वॉर्ड के ऊपर जाकर बैठने वाला होता है, बेचारे को फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर बैठना भी नहीं आता था, इस वजह से सीधा वो जाकर गिर जाता है प्रिंसेस के ऊपर। लेकिन वो जैसे जैसे खुद को संभाल लेता है, आंटी जो थी वो यहाँ पर किंशु को डांट लगाते हुए कह रही थी कि देखो, अगर तुमने एक बार भी प्रिंसेस को टच करने की कोशिश की या उनके थोड़ी और भी करीब जाने की कोशिश की ना, तो मेरी जो स्वॉर्ड दिख रही ना, इससे तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी, कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। तो किंशु कहना चाहता है कि अरे मेरे पास तो वैसे भी पावर कहाँ है, अगर मैंने प्रिंसेस को टच भी किया तो प्रिंसेस तो वैसे ही एक बार अटैक करके मेरी जान ले सकती है, तो आप इतना ज्यादा भड़क क्यों रही हैं, फिक्र मत करिए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो आंटी भी कहना लग जाती है कि मैंने तो अभी तक इसे सुनकर रखा था कि तुम एक नंबर के लूजर हो, लेकिन आज देख भी लिया कि तुम लूजर के साथ साथ एक नंबर के ढड़की भी हो, तुम्हारे पर मुझे अच्छे से नजर रखनी होगी। इसके बाद सारे के सारे लोग वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं।
किंशो से कहना चाहते हैं कि प्रिंसेस आप कहाँ पर जा रही हो। तो प्रिंसेस उसको बताती है कि मैं ना स्टोन कार्विंग्स के बारे में जानकारी हासिल करने जा रही हूँ। युवा सेट के अंदर है वो स्टोन कार्विंग रखी हुई है। तो किंशो कहना चाहते हैं कि सच में आप वहीं पर जा रही हो, क्योंकि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, मुझे भी उन स्टोन कार्विंग्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि उस दांतियान ने किंशो को कहा था कि उसे उस स्टोन कार्विंग के पास जाना है और उसके अंदर से जो टेक्निक वगैरह होगी उसको हासिल करना है। किंशो प्रिंसेस से कहना चाहते हैं कि अगर आप वहीं पर जा रही हो ना तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम दोनों एक साथ वहां पर चलेंगे। तो प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले चलती हूँ। दूसरी तरफ हम युवा सेट को देखते हैं, वहां पर एक डिसाइपल मौजूद था जो कि थोड़ा पावरफुल लग रहा होता है और उसका नाम था दुआन। वो कहने लग जाता है कि फाइनली इतने दिनों बाद प्रिंसेस यहाँ पर आ रही है, मैंने उनको इन्विटेशन भेजा है ना कि वो यहाँ पर आकर स्टोन कार्विंग के बारे में जानकारी हासिल करे, तो मेरे इन्विटेशन की वजह से ही वो यहाँ पर आ रही है। बहुत इंतजार किया है मैंने प्रिंसेस से मिलने का, आज फाइनली उनसे मिलने का मौका मिलेगा। मैंने अपनी 20 साल का टाइम दिया है इन स्टोन कार्विंग के ऊपर जो टेक्निक लिखी है, इनके अंदर किस तरह की खासियत है, इन सब की जानकारी हासिल करने में। तो अब मैं सारी जानकारी प्रिंसेस को बताऊंगा और ये बताकर उनका दिल जीत लूंगा, फिर तो वो पक्का मेरे प्यार में गिरी जाएंगे। तो वहीं प्रिंसेस जो होती है वो जब किंशो को अपनी स्वॉर्ड पे बिठा कर ले जा रही थी और जैसे वो अपनी स्पीड बढ़ाती है किंशो का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। वो बार बार प्रिंसेस से टच हो रहा था और उनको ही पकड़कर वो लटक जाता, पर फिर भी प्रिंसेस उसको कुछ भी नहीं बोलती। और जैसे यहाँ पर प्रिंसेस आ रही थी, युवा सेट के जितने भी बंदे थे वो लोग कहना चाहते हैं कि उस दुआन से कि आपके कहने पर प्रिंसेस यहाँ पर आ रही है, आपको पता है हम आपके कितने आभारी हैं, आज तक हमने कभी भी प्रिंसेस को देखा ही नहीं था, आज आपके कहने पर जब वो आएंगी ना तो हमें उनकी झलक देखने का मौका मिलेगा। तो दुआन अपनी तारीफ बटोरते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है प्रिंसेस यहाँ पर खाली आ नहीं रही बल्कि मेरे साथ टाइम भी बिताएंगी, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, उनकी मेरी बहुत कमाल की गहरी दोस्ती है, तुम देखना कैसे वो मेरी तारीफें करेंगी यहाँ पर आकर, कितना ज्यादा हम एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर प्रिंसेस आकर पहुंच जाती है। सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं कि देखो प्रिंसेस तो आ गई, लेकिन उनके पीछे कौन बैठा हुआ है, आखिर उनके साथ एक ही स्वॉर्ड के ऊपर ये बंदा है कौन जो बैठा हुआ है, अरे ये तो किंशो वही लूजर सन ऑफ गॉड है ना, इसको कैसे मौका मिल गया प्रिंसेस के साथ बैठने का। दुआन जो था ये चीज देखकर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, प्रिंसेस इतना करीबी कैसे हो सकता है। तो वहीं वो जो दांतियान था वो किंशो से कहने लग जाता है कि तुमने मेरी बात मानी और इस स्टोन कार्विंग के पास पहुंच गए, तो अब इस स्टोन कार्विंग के अंदर जितनी भी टेक्निक है ना मैं वो सब तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तैयार हो जाओ। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन तुम्हारे अंदर ये स्टोन कार्विंग की सारी टेक्निक और इसका ओरिजिन क्या था, ये कब बना, किस तरह से बना, सब जाने वाला है। तो जैसे वो पावर उसके अंदर गई थी, किंशो की कल्टीवेशन पावर भी इंक्रीज होने लग जाती है। वो बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पर जाकर पहुंच चुका था, जहां पे तक उसने कल्टीवेशन भी नहीं स्टार्ट की थी, एक ही दिन के अंदर वो बॉडी रिफाइनमेंट के सीधा 4th लेवल पर जाकर पहुंच चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर स्टोन कार्विंग की जो टेक्निक आई थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। वो सारी टेक्निक और स्टोन कार्विंग की सारी हिस्ट्री को वो कुछ ही मिनट के अंदर पूरी तरह से समझ जाता है। दुआन किंशो से कहना चाहता है कि ए लूजर गॉड, तू आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, किसने बुलाया तुझे यहाँ। तो किंशो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे तूने यहाँ पर लूजर गॉड कहा। तो दुआन कहने लग जाता है कि एक लूजर को लूजर ना कहूं तो क्या सुपरस्टार कहूं, चल बे साइड हो, तू लूजर है, लूजर था और हमेशा लूजर ही रहेगा। तो ये सुनकर किंशो को गुस्सा आने लग जाता है। जैसे उसको गुस्से में देखता है दुआन उससे कहता है कि तू मुझ पर गुस्सा दिखा रहा है, छोड़ूंगा नहीं, तुझे काट कर रख दूंगा। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, पर जैसे इनकी फाइट शुरू हो पाती है इससे पहले प्रिंसेस जो होती है वो यहाँ पर इनकी फाइट रुकाते हुए कहती है कि अरे रुक जाओ, फाइट मत करो, फाइट करके कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर स्टोन कार्विंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आए ना, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, फाइट करेंगे तो बस ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर वो दुआन भी कहने जाता है कि हाँ आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे भी मुझे यहाँ पर इस लूजर से बहस करके कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा मैं आपके साथ ही बात क्यों ना कर लूं। आइए चलिए मैं आपको स्टोन कार्विंग के बारे में अच्छे से जानकारी देता हूँ, आपको सारी की सारी डिटेल बता दूंगा इस स्टोन कार्विंग के बारे में, मुझे बहुत सारी जानकारी पता है। तो जैसे ही यहाँ पर प्रिंसेस स्टोन कार्विंग के पास आई थी उसको देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है कि मानना पड़ेगा ये स्टोन कार्विंग लग तो बहुत मामूली रही है, लेकिन जो भी चीज मामूली दिखती है ना असल में कमाल की वही होती है। ये स्टोन कार्विंग इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना जिसके बारे में हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो वो दुआन कहना चाहते कि हाँ प्रिंसेस आप बिल्कुल सही कह रही है, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं यहाँ पर इसके बारे में आपको ना सब कुछ जानकारी देता हूँ, मुझे पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। वो बताने लग जाता है कि आज से करीब 1000 साल पहले हमारे युवा सेट के एक पीयरलेस जीनियस हुआ करते थे, उनकी पावर इतनी ज्यादा थी ना जिसके बारे में कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। अपने एरा के जब उनका टाइम चल रहा था उस टाइम पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर उनसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं था। जब वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपनी टेक्निक को आने वाली जनरेशन के लिए पास ऑन करते हैं। तो उन्होंने ही यहाँ पर इन पहेलियों के जरिए स्टोन कार्विंग बनाई। स्टोन कार्विंग को समझना किसी भी बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टेक्निक डायरेक्ट नहीं लिखी हुई है, इनको समझना पड़ता है। ये सारी एक पहेलियां हैं, जो पहेलियां समझ पाएगा वही इसके अंदर की टेक्निक हासिल कर पाएगा। आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने 20 साल की मेहनत लगाई है, पूरी 20 साल की मेहनत के बाद मैंने इसके अंदर की 30% चीजों को अच्छे से समझा है। 30% टेक्निक मुझे आती है स्टोन कार्विंग की, और अगर मैं कुछ और टाइम दूं ना तो पूरी तरह से इसको समझ जाऊंगा। जबकि उसको क्या पता कि किंशो ने जैसे यहाँ पर एंट्री मारी उसने 100% चीज को समझ लिया स्टोन कार्विंग के बारे में। प्रिंसेस जो थी वो यहाँ पर दुआन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि अरे वाह तुम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। पर यहाँ पर किंशो जोर जोर से हंसते हुए उस दुआन का मजाक उड़ाने लग जाता है कि अबे यार देखो जो मन में आता है वो कहानी चेपता जाता है क्या। अब तुमने जो भी बताया ना उसका सच्चाई से 1% भी वास्ता नहीं है, बिल्कुल तूने अपने मन
से जो समझ में आया वो कहानी बोल दी, जिससे उनका दुआन जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो उस किंशु से कहने लग जाता है कि इसका मतलब तुझे यहाँ पर इन स्टोन कार्विंग के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी है। अगर तू इतना ही ज्यादा भौंक रहा है ना, जरा मुझे बता दो कि आखिर तू क्या जानता है इस स्टोन कार्विंग के बारे में। तो किंशु उस प्रिंसेस से कहने लग जाता है कि प्रिंसेस, आपको पता है ये स्टोन कार्विंग को ना किसी युवा सेट के मास्टर ने नहीं बनाया, बल्कि आपका जो याओची सेक्ट है ना उसकी बहुत टाइम पुरानी एक फेरी ने बनाया है। आपको शायद पता नहीं होगा, करीब 1000 साल पहले आपकी याओची सेट की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेरी हुआ करती थी और उन्होंने ही अपने हाथों से लिखकर इस स्टोन कार्विंग को बनाया है। तो इस बात को सुनकर वो जो प्रिंसेस के साथ आई हुई आंटी थी वो कहने लग जाती कि बेवकूफ किंशु कहीं के, तुझे पता है तू कुछ भी यहाँ पर बक रहा है। अगर हमारे याओची सेक्ट के बारे में कुछ रिलेटेड होता इस स्टोन कार्विंग से तो हमें इसके बारे में पहले से पता होता, क्योंकि हम खुद याओची सेक्ट वाले हैं। इस स्टोन कार्विंग के बारे में हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो किंशु कहने लग जाता है कि क्या आपके जो याओची सेक्ट है उसके अंदर एक फेरी 1000 साल पहले अचानक से कहीं गायब नहीं हो गई थी? वो बहुत ज्यादा पावरफुल फेरी थी। तो प्रिंसेस कहने लग जाती कि हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो, करीब 1000 साल पहले हमारे याओची सेक्ट की एक फेरी थी जो गायब हो गई थी। साथ ही साथ वो हमारे सेट की सबसे ज्यादा कमाल का एक स्कल्पचर था जिसके अंदर टेक्निक लिखी हुई थी, उसको भी अपने साथ ले गई थी। हमारे याओची सेट के अंदर 5 टोटल इस तरह के स्कल्पचर हैं जो कि सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन उनमें से एक गायब हो चुका था उन्हीं फेरी की वजह से, जो कि आज तक के कभी भी नहीं मिला। हमने उनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो भी कभी नहीं मिली। तो यहाँ पर वो जो सुप्रीम दांतियान था उसके जरिए जो भी जानकारी किंशु को मिली थी वो बताते हुए कहता है कि आपके याओची सेट की जो बीजी फेरी थी, उनका नाम बीजी फेरी था, उनको प्यार हो गया था युवा सेट के पियरलेस जीनियस से, जिसके बारे में अभी ये दुआन कह रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर जब वो पियरलेस जीनियस जो थे उन्होंने कल्टीवेशन की शुरुआत की और जब वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाने वाले थे तो वो उस टाइम का ब्रेक थ्रू करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने सबसे रूथलेस तरीका चुना था ब्रेक थ्रू करने का टॉप लेवल में जाने के लिए, जो चीज उनके ऊपर बैकफायर कर गई और इससे हुआ ये कि उनकी हालत जो जीनियस थे पूरी तरह से खराब हो गई। बताया तो नहीं गया कि वो जिंदा थे या वो जीनियस मर गए अपना ब्रेक थ्रू करने के दौरान, लेकिन जब से वो बीजी फेरी उस पियरलेस जीनियस से अलग हुई ना, तब से वो हमेशा अकेली रहने लग गई। वो उदास हो गई और अपनी जिंदगी की जो दुख भरी कहानी है ना उसी फेरी ने अपने हाथों से इस स्टोन के ऊपर लिखा है। ये जो स्टोन कार्विंग दिख रही है ना वो कोई कमाल की टेक्निक नहीं, बल्कि वो जो फेरी है उनकी जिंदगी की दुख भरी यादें हैं। उन्होंने अपनी सारी टेक्निक को इस स्टोन कार्विंग के अंदर डाल दिया और उसके बाद शायद वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये सच्चाई है इस स्टोन कार्विंग की। तो दुआन कहना चाहते कि वाह वाह मेरे दोस्त कमाल कर दिया, तो कहानी सुनाने वाला होना चाहिए यार, तेरी कहानी सुनाने की स्किल बड़ी कमाल की है। प्रिंसेस जो थी वो ये सुनकर कहने लग जाती है कि किंशु तुम जो कह रहे हो ना तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ रिकॉर्ड तो हमारे याओची सेट के अंदर है नहीं, तो हम इस बात को उतनी अच्छी तरह से मान नहीं पाएंगे। मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, लेकिन कुछ सबूत मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। तो दुआन यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि प्रिंसेस आपको उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में 30% जो पावर मैंने हासिल की है ना इस स्टोन कार्विंग की वजह से वो कितनी ज्यादा कमाल की है। आप मेरी पावर को देखना और मेरा तरीका देखना कि मैं किस तरह से इसको एक्टिवेट करता हूँ। मैं आपको भी बाद में सिखा दूंगा। वो तुरंत चला जाता है अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पाम टेक्निक होती है। वो अपनी पाम टेक्निक जैसे एक्टिवेट कर रहा था, वो आंटी जो होती है वो किंशु को देखकर कहने लग जाती है देखो असल में जीनियस किसको कहते हैं, वो है दुआन। तुम्हारे जैसा नहीं कि जिसको भी मन में आया जो समझ में आया वो कहानी बताने लग गया। तुम हमेशा से लूजर थे तो तुम मान लो कि यहाँ पर तुम लूजर हो, तुमसे कुछ होने नहीं वाला है। झूठी कहानियां बताकर लोगों का दिल जीतना थोड़ी ना ये सही बात होती है। जिसके बाद वो जो दुआन था वो अपनी पाम टेक्निक को सीधा किंशु की तरफ भेज देता है, लेकिन अटैक लगने से पहले वो रोक चुका था। वो बस यहाँ पर किंशु को डराना चाहता था। वो उससे कहता है कि क्यों किंशु पैंट में सुसु तो नहीं कर दिया ना तुमने? ये जो पाम टेक्निक थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि तुम्हें फाड़ कर आगे निकल जाती, लेकिन सही टाइम पे मैंने रोक लिया जिससे तुम्हारी जान बची, वरना तो तुम्हारा आज ही यहाँ पर खेल खत्म हो गया होगा। प्रिंसेस जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी दुआन की इस पावर को देख करके। सही में सीनियर दुआन आपने कमाल कर दिया, आपने तो सच में स्टोन कार्विंग की काफी हद तक की चीजों को समझ लिया है, तो अब सारी चीजें मुझे भी सिखा देना, बहुत एहसान होगा आपका। दुआन यहाँ पर खुश हो ही रहा था कि तभी बीच में आकर किंशु जो था वो कहने लग जाता है कि यार तूने 20 साल की मेहनत लगाई, 20 साल की मेहनत के बाद सिर्फ 30% सीख पाया है। अगर 20 साल के अंदर मैं इस स्टोन कार्विंग का सिर्फ 30% सीख पाता ना तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाता। अबे इतना कम थोड़ी ना कोई सीखता है। तुझे पता है मैंने स्टोन कार्विंग के बारे में ना ए से लेकर जेड तक के सारी टेक्निक को हासिल कर लिया, सिर्फ इसकी एक झलक पाते साथ ही। देखेगा क्या कैसा में इस स्टोन कार्विंग की फुल पावर क्या है? तो ये सुनकर दुआन जो था वो एकदम हैरान हो जाता है। वो उससे कहना चाहता है तुझे क्या लगता है एक यूजलेस इतनी पावरफुल स्टोन कार्विंग की टेक्निक को सीख सकता है? जरा तू मुझे यहाँ पर ना पाम टेक्निक बनाकर दिखा इस स्टोन कार्विंग वाली। अगर तूने बना दिया ना तो वादा करता हूँ कि यहीं पे गड्ढा खोदूंगा, अपनी कबर बनाऊंगा खुद के हाथों और उसके अंदर दफन हो जाऊंगा। तो किंशु कहना चाहता है कि अरे अरे यार तूने जोश में कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया, पछताएगा बेटा, तू बहुत ज्यादा पछताने वाला है। तो अब जरा ध्यान से देख कि असल में पावर किसको कहते हैं इस स्टोन कार्विंग की। जिसके बाद किंशु जो था वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वहां पर भूकंप आना शुरू हो चुका था। इतनी खतरनाक पावर उसके अंदर से बाहर निकल रही थी कि पूरा मौसम बदल जाता है। एक थंडर पाम टेक्निक वो क्रिएट कर रहा था जो कि उसी स्टोन कार्विंग की पावर से मिलकर बनी हुई थी। यहाँ पर जैसे ही वो अपनी थंडर पाम टेक्निक को एक्टिवेट करता है वो इतनी बड़ी थंडर पाम टेक्निक आकर दुआन के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उसमें भी अटैक लगने से पहले किंशु ने इस अटैक को रोक लिया था। सेम डायलॉग वो भी दुआन के ऊपर चिपकाता है कि देखा ब्रो, अगर मैंने इसका अटैक
तेरे ऊपर कर दिया होगा ना तो तू फट कर खत्म हो जाता। तूने भी तो अपने पैंट में सुसु नहीं कर दिया डर के मारे। धुआन पागल हो चुका था कि नहीं ये नहीं हो सकता, 20 साल लगा कर मैंने सिर्फ 30% सीखा था, तूने 1 सेकंड के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे सीख ली। तो किशु कहने लग जाता कि नहीं ब्रो, अभी मैंने तुझे पूरी चीजें दिखाई कहा है, अभी तो बहुत कुछ चीजें दिखाना बाकी है। तुझे पता है इस स्टोन कार्विंग के अंदर सिर्फ एक पाम टेक्निक नहीं है, टोटल 7 तरह की चीजें मौजूद है। कुछ इसके अंदर पावरफुल बीस्ट की स्पिरिट भी है और कुछ और खास तरह के अटैक भी है। करूंगे तेरे ऊपर, देखिएगा उसका नमूना भी। जिसके बाद किशु वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन और एक टाइगर स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाती है। गोल्डन ड्रैगन थंडर की पावर से बना हुआ था और टाइगर जो था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है। ये दोनों एक मिथिकल बीस्ट थे जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ सुनकर रखा था। आज डायरेक्ट उनकी स्पिरिट को किशु ने एक्टिवेट कर लिया। पूरे के पूरे लोग जो यहाँ मौजूद थे सब एकदम शांत होकर खड़े हो जाते। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या किया किशु ने। कल तक का ये किशु लूजर बंदा आज इतना पावरफुल कैसे हो गया, इसके पास इतनी सारी पावर आखिर आई तो आई कहां से। दुआन यहाँ पर कहने लग जाता है कि सच सच बताना, मुझे लगता है कि तू बहुत टाइम से यहाँ इस स्टोन कार्विंग के पास आ रहा होगा और छुप छुप कर इसकी सारी चीजें सीख रहा होगा। तूने दुनिया की नजर में झूठ दिखाया कि तू यहाँ पर लूजर है, जबकि तेरे पास असल में बहुत सारी पावर थी। तूने बस सही मौके का इंतजार किया ताकि मेरी बेइज्जती कर सके और प्रिंसेस का दिल जीत सके। देख तूने ये करके ना बहुत बड़ी गलती की है। तूने जहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती की ना, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद किशु जो था वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, वो जो स्टोन कार्विंग था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और डिस्ट्रॉय होते साथ ही अंदर से वही स्कल्पचर बाहर निकल कर आता है, जिसके बारे में किशु ने बताया था कि स्टोन कार्विंग के अंदर ही वो स्कल्पचर रखा गया है बिजी फेरी के द्वारा। तब जैसे यहाँ पर प्रिंसेस और उसकी आंटी जो थी वो स्कल्पचर को देखते हैं, वो लोग समझ चुके थे कि नहीं, जो भी यहाँ पर किशु बात कह रहा था ना वो 100% सच थी। इस स्टोन कार्विंग को किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही सेट की जो फैली थी ना, उन्होंने 1000 साल पहले बनाया। तभी तो इस स्टोन कार्विंग के अंदर वो स्कल्पचर मौजूद है जो कि हमारे याओची सेट का था। आज हमारे याओची सेट के जो 5 पावरफुल स्कल्पचर थे वो पूरे हो जाएंगे। 4 तो ऑलरेडी थे, सिर्फ एक गायब था जो कि आज यहाँ पर मिल चुका है। ये सारी चीजें हो पाई किशु की वजह से। प्रिंसेस जो थी वो यहाँ पर किशु से कहने जाती कि किशु तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर ये स्कल्पचर हमें लौटा दिया। तुम शायद नहीं जानते कि कितना हमने इसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन ये कभी हमें नहीं मिला था, पर आज तुम्हारी वजह से हमें ये मिल चुका है। मुझे उसकी आंटी थी वो भी यहाँ पर किशु से माफी मांगती कि किशु मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम यहाँ पर लूजर हो, लेकिन नहीं, तुम सबसे ज्यादा बड़े जीनियस हो। तुम्हें जो लोग सन ऑफ गॉड कहते हैं ना वो ऐसे नहीं कहते। आज यहाँ पर तुम्हारी पावर देखकर मुझे पता चल गया कि तुम सच में सन ऑफ गॉड कहलाने के लायक हो। जो भी मुझसे गलती हुई, जो भी मैंने तुम्हारे बारे में गलत कहा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। किशु तो बड़ा ही खुश हो गया था। यहाँ पर किशु खुश था, लेकिन वो जो धुआन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि मैं किशु को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। वो स्कल्पचर के पास आता है और एक घसीट के पंच क्या मारता है स्कल्पचर को कि सीधा का सीधा वो स्कल्पचर के अंदर से पत्थर टूटकर उसको दफन कर देते हैं। पत्थरों के नीचे जाकर दब चुका था। तो किशु कहने लग जाते कि दुआन यार, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तू सच में अपने वादे से मुकर नहीं जाएगा। तूने तो सच में अपनी कब्र खोद कर अपने आप को दफन कर लिया। मेरा दिल खुश कर दिया यार तूने। लेकिन दुआन यहाँ पर खुद को बाहर निकालते हुए कहने लग जाता है कि किशु ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को कभी भी नहीं भूलूंगा। वादा करता कि तू जिंदगी में कभी भी सुकून से नहीं रह पाएगा, मैं तेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दूंगा। इतना कहने के बाद जो दुआन था वो तो वहां से भाग चुका था। किशु जो होता है वो प्रिंसेस से कहना चाहता है कि ये भगाओ, ये बेवकूफ आदमी है, आइए प्रिंसेस हम दोनों जरा घूमने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन प्रिंसेस कहना चाहती है कि नहीं किशु, मैं नहीं जा सकती, जो स्कल्पचर मिला ना याओची सेट में जाकर मुझे इसके बारे में रिपोर्ट करनी है, लेकिन वादा करती हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए वापस जरूर आऊंगी, तुमने बहुत एहसान किया है हमारे ऊपर। तो इतना कहने के बाद प्रिंसेस जो थी वो तो वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद किशु सोचने लग जाता है कि अरे यार अच्छा भला मौका मिल रहा था प्रिंसेस के करीब आने का, लेकिन ये तो चली गई। दांतिया जो था वो उससे कहना चाहता है कि किशु मैं तुम्हें नेक्स्ट जगह बता रहा हूँ, तुम्हें मून सेरेमनी के अंदर जाना है, वहां जाने के बाद क्या करना होगा वो तुम्हें वहां पर जाकर बता दूंगा, पर पहले वहां पर चलो। किशु सोचने पड़ जाता है कि यार अब मुझे ये दांतियान कौन सी जगह पे ले जा रहा है, वहां पर किस तरह की पावर मुझे देगा, बड़ा मजा आएगा। इस जर्नी पे तो मुझे मजा ही आ रहा है। आज जो मेरी तारीफ हुई ना बड़ा मजा आया। हमेशा से मेरी बेइज्जती होती थी, लूजर कहते थे, लेकिन आज तो मैंने दिखा दिया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो इसके बाद किशु जो था वो सबसे पहले अपने घर के लिए निकल जाता है ताकि थोड़ा आराम कर सके। उसके बाद वो मून सेरेमनी के अंदर जाएगा। इसके बाद किशु जैसे यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है वो बिल्कुल उड़ते हुए इधर उधर जा पा रहा था। पहले वो उड़ नहीं पाता था, उसको पैरों से चलना पड़ता था, लेकिन अब जब से उसके पास पावर आई थी वो उड़ भी सकता था। तो जैसे वो उड़ रहा होता है वहां पर एक मोटू बंदा आ जाता है जिसको पकड़ लेता है। मोटू का वजन भारी था, इस वजह से किशु उसके साथ ही सीधा जमीन पर आकर गिर जाता है। किशु ये देखकर पगला चुका था कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर कौन है, मॉन्स्टर जिसने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया। तो मोटू से कहता है कि अरे किशु किशु माफ करो मुझे, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा जिगरी यार हूँ यार। तो किशु से कहना चाहता है कि अबे तू मेरा जिगरी यार है, तू तो भैंस का बच्चा है, तू कौन से जन्म में मेरा दोस्त हुआ करता था। जिस पर मोटू कहता है कि अरे मतलब दोस्त नहीं, अपन बिजनेस पार्टनर है ना, अपन साथ में मिलकर धंधा करते हैं, भूल गए क्या वो मूर्तियां वगैरह बेचने का। तो किशु कहता है कि अरे हाँ हाँ यार याद है मुझे, तू बता फिर कैसे आना हुआ तेरा यहाँ पर। जिस पर मोटू कहता है कि आपने वो जो स्टैचू बेचा था ना प्रिंस को, वो स्टैचू टूट गया, जिस वजह से वो प्रिंस जो है वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ है कि आपने उसको चाइना माल बेच दिया। स्टैचू तो टूटा टूटा, लेकिन स्टैचू के बदले उस प्रिंस ने आपको जो एक एंजल दी थी ना वो बहुत ज्यादा भड़की हुई है, आपके पूरे घर को उसने बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि अब वो वहां से बाहर निकलना चाहती है। मुझे क्या लगता है कि आपने जो प्रिंस को स्टैचू दिया था ना, स्टैचू के बदले उसने आपको एंजल दिया है, तो वो एंजल बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। वो प्रिंस खुद भी उस एंजल को संभाल नहीं पा रहा होगा, तो इसलिए अपने घर की मुसीबत निकाल कर उसने आपको दे दिया ताकि आप ही उस एंजल को संभालो, लेकिन वो एंजल हैंडल करने के लायक नहीं है। पर अब जब यहाँ पर वो स्टैचू टूट गया है ना, तो प्रिंस आपसे उसकी 3 गुना कीमत मांग रहा है कि आपको ही उसकी कीमत चुकानी होगी जो स्टैचू
किंशु टूटा है। किंशु हैरान रह जाता है कि यार कौन सी मुसीबत आकर पहुंच गई। अच्छा भला मैं इतना खुशी खुशी आया था, मेरा मूड ही खराब हो गया। वो मोटू से कहना चाहता है कि मोटू जरा उस एंजल के बारे में कुछ पता चला क्या तुझे? कौन है, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आती है, तभी हम उसको शांत कर पाएंगे, वरना उसने तो तबाही मचा कर रखी होगी। तो मोटू कहता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं उस एंजल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर मुझे ये डर है कि कहीं वो प्रिंस जो है आपके ऊपर आकर गुस्से में अटैक न कर दे। आपको ये मैटर सुलझाना होगा, पर अगर प्रिंस आया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? आपके पास तो कोई पावर नहीं है, आप तो नल्ले हो ना। जो सुनकर किंशु भड़क जाते हैं कि नल्ला किसको बोला बे। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते साथ ही मोटू को उड़ाकर यहाँ पर दूर फेंक चुका था। मोटू सीधा उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। मोटू को यकीन नहीं होता कि अरे किंशु तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? अभी 2 दिन पहले मैं तुमसे मिला था, तुम तो बिल्कुल नल्ले थे, अचानक से तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई? ये पावर तो बड़ी कमाल की, अब तो प्रिंस भी आ जाए तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। तो किंशु भी कहने लग जाते कि मैं हूँ सन ऑफ गॉड, कोई ऐरा गहरा प्रिंस आएगा मेरे से पंगा लेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? धूल चटा कर रख दूंगा, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता है, दुनिया का पापा बनने वाला हूँ मैं। पर किंशु ये भी सोचने लग जाता है कि अगर वो भी घर के अंदर गया तो वो जो एंजल है वो उसकी बहुत धुलाई करेगी। इससे पहले भी कई बार वो एंजल बेचारे किंशु की धुलाई कर चुकी है। जब से उसके घर में आई है तब से उसने उसको परेशान करके रखा हुआ है, सुकून से किंशु बैठ ही नहीं पाता। तो अभी भी यहाँ पर अगर वो जाएगा तो वो एंजल उसको बहुत मारने वाली है। इसलिए वो मोटू से कहता है कि मोटू जरा तू ही आगे बढ़, तू मेरा सीनियर है ना, तो तू आगे बढ़, कमरे के अंदर जा, तेरे पीछे पीछे मैं आता हूँ। मोटू को लगता है कि यहाँ पर किंशु उसको इज्जत दे रहा है, इस वजह से उसको अंदर जाने दे रहा है। तो जैसे बेचारा मोटू खुशी खुशी अंदर जाता है, अंदर से वो एंजल बाहर निकल कर आती है और धनाधन मोटू को बजाना शुरू कर देती है। मोटू समझाते रहता है कि अरे अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं किंशु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मेरा बॉस पीछे खड़ा है, उसको मारो, तुमने बिना वजह मेरी हड्डियां तोड़ दी। तो जब यहाँ पर वो एंजल देखती है कि अरे किंशु तो पीछे खड़ा है, तो वो छोड़कर किंशु के पीछे पड़ जाती है कि तुम्हारी तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर लाकर रखा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहती। किंशु जो था वो यहाँ पर उस एंजल को शांत करवाते हुए कहता है कि देखो एंजल शांत हो जा, तुम्हें जाना ना तुम्हारे घर के ऊपर, तो मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो एंजल कहना चाहती है कि मेरा तो कोई भी एड्रेस नहीं है, जब से मैं पैदा हुई तभी से वो जो प्रिंस था उसने मुझे कैद करके रखा हुआ था, पहली बार उसने मुझे बाहर निकाला और तुम्हारे हवाले कर दिया, मुझे नहीं पता मेरा एड्रेस कहाँ है। तो किंशु कहता है कि जब तुम्हें तुम्हारा एड्रेस ही नहीं पता तो मैं तुम्हें कहाँ भेजूंगा। पर एंजल तो कुछ भी सुनने का तैयार नहीं थी, वो उसका गलत दबाते हुए कहती कि तुम्हारी तो मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझे अब और यहाँ पर नहीं रहना। बेचारा किंशु परेशान हो चुका था कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।